बच्चों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैंने आपको गद्य का पाठ 1 पढ़ाया। उसके बाद आपको मैं वापस पद्य खंड पर लाती हूँ और आज मैं आपको स्पर्श भाग 2 का जो पाठ 5 है, पर्वत प्रदेश में पावस, सुमित्रानंदन पंत का लिखा हुआ, उसे मैं आपको बताऊंगी, समझाऊंगी। तो मैं कविता का थोड़ा सा परिचय दे दूं कि पर्वत प्रदेश में पावस नामक ये जो कविता है पंत रचित, कविता पढ़ते पढ़ते हमें ऐसी अनुभूति होगी कि जैसे हम किसी पर्वतीय स्थल पर चले गए हों। वहाँ का स्वरूप, वहाँ का जो सौंदर्य है, वो जैसे आँखों से दिखाई पड़ रहा हो। प्रकृति के रोमांच और सौंदर्य के दृश्यों को हम जैसे सामने बैठ के देख रहे हों, ऐसा प्रतीत होता है। ऐसा लगता है जैसे हमारे आसपास दीवारें सारी गिर गई हों, खुले वातावरण में हों, सारा सौंदर्य एक ऐसे स्थान पर दिखाई दे रहा हो जिसका वर्णन कवि नहीं कर रहा, बल्कि हम स्वयं देख रहे हों। ऐसे स्थानों पर हम पहुंच गए हों। ऐसा लगता है कि चारों ओर पर्वत की श्रृंखलाएं हों, झरने बह रहे हों, हम सब कुछ भूलकर उसी को देखते रहें, निहारते रहें, उसी में लीन हो जाएं। उसके पीछे मैं थोड़ा सा कारण बता दूं कि सुमित्रानंदन पंत चूँकि अल्मोड़ा के रहने वाले थे और बाल्यावस्था से ही इन्होंने पर्वतीय क्षेत्रों में वास किया था। वहाँ का सौंदर्य, वहाँ के झरने, वहाँ की हरियाली, शुद्ध वातावरण, वर्षा, सब कुछ देखे थे। तो जिस चीज़ों को उन्होंने देखा था, जिन चीज़ों को उन्होंने अनुभव किया था, वो सारी चीज़ें तो यहाँ पर उन्होंने कविता में पिरो दिया है। तो पावस ऋतु कहते हैं बरसात की ऋतु को। मैं कविता पढ़ाने के पूर्व पहले आपको संक्षिप्त सा सार समझा दूं, ताकि आपको कविता बड़ी आसानी से समझ में आ जाए। और एक चीज़ बता दूं कि सुमित्रानंदन पंत जो हैं वे छायावादी कवि हैं, और छायावादी कवि जो होता है वो वास्तव में प्रकृति का मोहक रूप देखने के लिए हमेशा लालायित रहता है। प्रकृति के सौंदर्य से उसका तारतम्य बहुत ज़्यादा जुड़ा रहता है। उसकी कविताओं में प्राकृतिक सौंदर्य देखने को बहुत मिलता है। तो पंत जी की कविताओं में प्राकृतिक सौंदर्य भरपूर है। तो यहाँ पर्वत प्रदेश में पावस, तो पर्वत प्रदेश में जब पावस की बात कर रहे हैं तो यानी पर्वतीय क्षेत्र पर वर्षा ऋतु कैसी लगती है, इसका वर्णन किया गया है। तो मैं थोड़ा सा सार आपको बता दूं सारांश के रूप में कि पर्वतीय प्रदेश में वर्षा का जो सजीव चित्रण किया है कवि ने, वह मानवीकरण के रूप में किया। उन्होंने प्रकृति का जो है वो सजीव रूप देखा है, मानवीकरण करके प्रकृति के सौंदर्य का ये माना है कि वो मनुष्य है, वो अनुभूतियों से भरा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें उसने देखी है। वर्षा ऋतु में जैसे प्रतिक्षण चीज़ें बदलती रहती हैं, वो सारी चीज़ें उसने अनुभव की, तो उसी का वर्णन किया है। पहाड़ के पैरों के पास जल से भरा तालाब है, पहाड़ पर रंग बिरंगे फूल खिल रहे हैं, फूल पहाड़ की आँखों सी प्रतीत होती है। इनके माध्यम से पर्वत तालाब रूपी दर्पण में अपना रूप निहारता है। फिर वहाँ के झरनों का वर्णन है कि गौरव गाथा गा रहे हैं। फिर लगता है कि पहाड़ अचानक वहाँ से कहीं उड़ गए हैं, ऊपर चले गए हैं, और झरझर करते हुए झरने जो बह रहे हैं उन्हीं में कहीं गायब हो गए हैं, उनका स्वर सुनाई दे रहा है। बादलों के कारण कहीं कहीं ऐसा लगता है कि शाल के जो पेड़ हैं वो भयभीत होकर वृक्ष में धंस गए हैं, धरती में धंस गए हैं। शाल के जो वृक्ष हैं वो धरती में धंस गए हैं।
तालाब से धुआं उठता दिखाई दे रहा है, जैसे आग लग गई हो। तो ये सारा दृश्य जो है पंत जी ने अपनी कविता में पिरो दिया है। तो पर्वतीय क्षेत्र का जो सौंदर्य है उसी का वर्णन यहाँ पर कवि ने किया है। तो मैं अब आपको कविता पढ़ के फिर उसका भावार्थ बताती हूँ। तो ले चलती हूँ आपको कविता पर। आप भी अपनी पुस्तकें खोल लीजिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इस कविता को बहुत सरल रूप में लीजिएगा। इसमें बहुत सारे तत्सम शब्दों का प्रयोग है। हो सकता है आपको कुछ कठिन लगे, लेकिन आप पुस्तक के साथ बैठिए, आपको सारी चीज़ें सरल ही प्रतीत होंगी। तो मैं बढ़ती हूँ कविता की तरफ। अब कविता की पंक्तियां पढ़ती हूँ। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश, मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्त्र दृग सुमन फाड़, अवलोक रहा है बार बार, नीचे जल में निज महाकार, जिसके चरणों में पलाताल, दर्पण सा फैला है विशाल। तो देखिए ये स्वरूप कविता का है। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश, मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्त्र दृग सुमन फाड़, अवलोक रहा है बार बार, नीचे जल में निज महाकार, जिसके चरणों में पलाताल, दर्पण सा फैला है विशाल। तो देखिए मैं आपको बता दूं, पावस ऋतु मतलब होता है वर्षा ऋतु, पर्वत प्रदेश यानी पहाड़ी क्षेत्र है, पल पल मतलब जरा सी देर में जो है, तनिक तनिक देर में ही वहाँ का जो स्वरूप है वो बदल रहा है, परिवर्तित वहाँ का जो स्वरूप है वो बदल रहा है। वेश मतलब पहनावा होता है। मेखलाकार का मतलब होता है करधनी के आकार की, पर्वत की जो ढलान है, जो स्वरूप है गोलाकार उसका है। अपार का तो मतलब होता है असीमित। सहस्त्र का मतलब होता है हजारों। दृग सुमन का मतलब होता है आँख। दृग सुमन, सुमन मतलब फूल होता है, दृग मतलब आँख होता है, तो आँख रूपी फूल। और अवलोक मतलब होता है देखना, निज मतलब अपना, और महाकार का मतलब विशाल। तो यहाँ पर कवि ने जो स्वरूप दिखाया है उसका अर्थ मैं अब आपको बताती हूँ, भावार्थ बताती हूँ। तो इसकी व्याख्या करते हुए मैं आपको बताती हूँ कि पर्वत ऋतु थी पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, यानी पर्वतीय प्रदेश में पावस ऋतु में प्रकृति के क्षण क्षण मैं आपको वापस कविता के पीछे वाले हिस्से पे ले चलती हूँ, जहाँ आपको फिर से मैं बताऊंगी कि जो स्वरूप है उसका वर्णन कैसे किया जा रहा है। तो मैं उसको आपको थोड़ा सा पीछे खिसका के फिर ले चलती हूँ कविता पर, कि पर्वतीय प्रदेश में वर्षा ऋतु में प्रकृति के क्षण क्षण बदलते रूप को देखकर कवि कहता है कि पर्वतीय स्थान है, वर्षा ऋतु में वहाँ प्रकृति जो है पल पल अपना रूप बदल रही है। इस बदलते रूप को देखकर लगता है मानो प्रकृति सुंदर दिखाई पड़ रही है और पल पल अपना वस्त्र बदल करके सामने आ रही है। सामने विशाल आकार का पर्वत है, जिसे देख के लगता है जैसे वो धरती की करधनी हो। मेखलाकार पर्वत अपार, यानी मेखलाकार मतलब करधनी के आकार का जो है अपार पर्वत जो है वहाँ वो दिखाई पड़ता है। मेखलाकार पर्वत अपार, करधनी के आकार का जो बड़ा सा पर्वत है वो दिखाई पड़ रहा है। तो यही कह रहा है, ये विशाल आकार वाले ऊंचे ऊंचे जो पर्वत हैं वो कैसे दिखाई पड़ रहे हैं, उसको यहाँ वर्णन किया कवि ने कि ये विशाल आकार वाले ऊंचे ऊंचे पर्वत दूर दूर तक फैले हुए हैं। इन पर खिले हुए जो फूल हैं कैसे लगते हैं, जैसे वो पर्वत की आंखें हों। अपने सहस्त्र दृग सुमन फाड़,
तो वो क्या लगते हैं, उस पे जो फूल दिखाई दे रहे हैं पर्वत पर, पहाड़ों पर, जैसे लगता है कि वो अपनी आंखें फैला करके उस सौंदर्य को देख रहा हो। पर्वत के पैरों के पास अत्यंत विशाल सा एक तालाब है, अवलोक रहा है बार बार नीचे जल में निज महाकार। तो उसके ठीक नीचे पैरों के पास एक बड़ा सा तालाब है जिसमें उसकी परछाई पड़ रही है। तो वो क्या करता है कि अपनी परछाई को उसमें देख रहा, नीचे जल में निज महाकार, नीचे जल में निज महाकार। यहाँ पर अवलोक रहा, अवलोक रहा मतलब देख रहा है, बार बार अपने आप को कहाँ देख रहा है, उस जल में, अपनी परछाई में अपनी बड़ी सी महाकार मतलब बड़ा आकार जो है उस जल में देख रहा है। जिसके चरणों में पला ताल, और उस पहाड़ के, उस पर्वत के चरणों के पास एक तालाब है जो दर्पण की तरह, शीशे की तरह सुंदर और विशाल है, जिसमें वो अपनी परछाई देख रहा है। तो कवि ने यहाँ पर ये कहा है कि पावस ऋतु थी, पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश। ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, मैं फिर से इसको दोहरा रही हूँ, दोहराने के साथ आप उसको देखिए कि पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, यानी ऋतु जो थी वो वर्षा की थी। कहाँ पर थी? पर्वत प्रदेश में थी। और उस पर्वत प्रदेश का जो स्वरूप है वो क्षण क्षण परिवर्तित हो रहा है। और कवि कहता है कि ये पर्वत कैसा था? मेखलाकार, करधनी के, करधनी गोल होती है तो मेखलाकार मतलब करधनी के आकार का जो पर्वत का स्वरूप था वो कैसा लग रहा था? उस पे जो सुंदर सुंदर फूल खिले थे, उन फूलों को देखकर ऐसा लगता था जैसे उसने अपनी आंखें फैला फैला करके अपने सौंदर्य को देखने के लिए, जो उसके पैरों के पास तालाब था, उसमें वो अपना महाकार स्वरूप देख रहा, बड़ा लंबा चौड़ा आकार जो है वो उसको देख रहा है। जिसके चरणों में पला ताल, जिसके चरण के पास, पैरों के पास एक बड़ा सा तालाब, पला मतलब है, तैयार है, पालित है, पोषित है, तालाब है, और जिसके चरणों में वो अपना बड़ा महाकार को देख रहा है। कैसा लग रहा है वो देखने पर? दर्पण सा फैला है विशाल, कि दर्पण के समान सुंदर फैलाव उसके अंदर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर कवि ने कहा है पर्वत के पैरों के पास अत्यंत विशाल तालाब है जिसमें पर्वत की परछाई पड़ रही है, जिसे देखकर उसे लगता है कि वो अपने सौंदर्य को देखता है। और उसे क्या लगता है? अपने उसके पर्वत के जो फूल हैं उस पर हजारों हजारों आँखों से तालाब रूपी दर्पण में आंखें फाड़ फाड़ कर अपना विशाल आकार देख रहे हैं और सम्मोहित हो रहे हैं। तो ऐसा कवि ने कहा है। तो मैं आपको बता दूं कि जो इसका विशेष सौंदर्य है वो ये है कि विशेष सौंदर्य में क्या है, कहा गया है कि पर्वत प्रदेश में वर्षा ऋतु का स्वरूप दिखाया गया है, यानी पर्वतीय क्षेत्र का जो स्वरूप है उसका वर्णन कवि ने किया है। और क्या कहा है? पर्वत प्रदेश और पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश में अनुप्रास है। क्यों है? मैंने आपको पढ़ाया है, आप जानते होंगे, प वर्ण की आवृत्ति के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। और पल पल और बार बार शब्द जो आया है उसमें जो कारण है ये पुनरुक्त प्रकाश अलंकार। मैंने आपको बताया था एक ही शब्द को जब बार बार दोहरा कर कहा जाता है तो मतलब भाव की गंभीरता को बताने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर ये अलंकार मैंने आपको बता दिया, पुनरुक्त प्रकाश है। फिर दृग सुमन, दृग सुमन में है रूपक, आँख रूपी फूल। मैंने आपको रूपक अलंकार समझाया है तो आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ रूपक अलंकार है। दर्पण सा फैला है विशाल, दर्पण सा फैला है विशाल में देखिए दर्पण सा, ध्यान दीजिएगा, सा आ रहा है यहाँ पर, तो ये कौन सा हो गया? ये उपमा अलंकार हो गया। और शब्द तो आप देख ही रहे हैं कि तत्सम शब्दों का भरपूर प्रयोग किया गया। दृग, सहस्त्र, प्रकृति, परिवर्तित, ऋतु, प्रदेश, सभी शब्द जो हैं, दर्पण, ये सारे शब्द जो हैं वो
तत्सम शब्दों का प्रयोग यहाँ पर है और रचना जो है वो तुकांत युक्त है। तो इस तरह से देखा जाए तो यहाँ पर तुकांत युक्त रचना का भी प्रयोग किया गया है। प्रकृति और पर्वत का मानवीकरण करके एक नए अलंकार को जोड़ा है कवि ने, कि मानवीकरण अलंकार जिसे कहना चाहिए। तो इस तरीके से देखा जाए तो कवि ने यहाँ पर पावस ऋतु का सुंदर वर्णन किया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको पावस ऋतु का सौंदर्य बहुत लुभावना लगा होगा। पंत जी ने अपनी कविता में कितने सुंदर ढंग से पावस ऋतु का वर्णन किया है कि पर्वतीय क्षेत्र पर ये वर्षा की ऋतु कितनी लुभावनी होती है, जिसमें गोलाकार जो पर्वत होते हैं उस पे सुंदर सुंदर जो फूल होते हैं वो मन को लुभा लेते हैं। तो इसी के साथ इस अनुच्छेद को की सारी चीज़ें बताने के बाद मैं अब बढ़ती हूँ, आपको लेकर आती हूँ आगे के छंद पर। आगे की जो कविता की पंक्तियाँ हैं उस पर मैं पहले पढ़ के सुना दूँ। गिरि का गौरव गाकर झरझर, मद में नस नस उत्तेजित कर, मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे झर निर्झर। गिरिवर के उर से ध्यान दीजिएगा, गिरिवर के उर से उठ उठकर उच्च आकांक्षाओं से तरवर हैं, झांक रहे नीरव नभ पर अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। अब कह रहे हैं गिरि का गौरव गाकर झरझर, गिरि का गौरव गाकर झरझर, मद में नस नस उत्तेजित कर। तो देखिए कवि ने कितना सुंदर वर्णन यहाँ पर किया है कि गिरि का गौरव गाकर झरझर। तो गिरि का क्या मतलब हुआ? पहाड़। गौरव का क्या मतलब हुआ? गौरव का मतलब हुआ कि उसका बखान, उसका बड़प्पन, ये सारी चीज़ें आ गई। तो झरझर का मतलब हुआ लगातार गिरते रहना। मद का मतलब होता है मस्ती, और लड़ियों का मतलब होता है माला की तरह जो पिरोई हुई जो लड़ियां हैं उसके सौंदर्य की बात की जा रही है। तो उसका सौंदर्य जो है उसका वर्णन कवि कर रहा है। और निर्झर का मतलब तो झरना होता है। गिरिवर मतलब पहाड़, गिरि मतलब पहाड़ है तो पहाड़ों में जो ऊंचा है उसको गिरिवर कह देते हैं। उर का मतलब हृदय। उच्च आकांक्षाओं का मतलब होता है ऊंची ऊंची इच्छाएं रखने वाले। तरवर का मतलब होता है पेड़। और नीरो शब्द का मतलब होता है शांत। नभ का मतलब आकाश। अनिमेष का मतलब होता है बिना पलक झपकाए, एक बार भी जिसकी पलक न गिरे उसके कहते हैं अनिमेष, एक टक। अटल यानी जो कभी न टले, अडिग चिंता पर यानी चिंता में डूबे हुए। तो मैं आपको आगे ले चलती हूँ और कविता का अर्थ आपको समझाती हूँ कि किस तरह से कविता का वर्णन यहाँ किया गया है। तो गिर का गौरव गाकर झरझर, तो यहाँ पर वर्णन किया गया है गिर का गौरव गाकर झरझर। ध्यान दीजिएगा, पर्वतीय प्रदेश में जब वर्षा ऋतु में प्रकृति का जो सौंदर्य होता है वो बहुत मनोरम होता है, वो मन को लुभा लेने वाला होता है। अब जब मन को लुभा लेने वाला होता है तो कवि का मन तो और अधिक प्रकृति को लुभावना प्रतीत होता है। कवि तो बहुत ज़्यादा अपने मन को प्रकृति से जोड़े रहता है, उस ओर ही आकर्षित होता है। तो उसको स्वाभाविक लगे, ये तो आपको पता ही है कि पंत जी को तो प्रकृति का सौंदर्य अत्यधिक लुभावना लगता था, उसी का वर्णन इन्होंने किया है। तो कहते हैं इसको देखकर जब वहाँ पर पर्वतीय प्रदेश में वर्षा ऋतु में प्रकृति जो रहती है बहुत लुभावनी लगती है, मनमोहक लगती है। तो कवि उसे देखता है और क्या लगता है उसे कि पहाड़ों से जो ये झरने गिर रहे हैं झरझर करते हुए झाग भरे, उसे देखकर मानो वो लगता है कि झरने नहीं हैं बल्कि क्या है,
पर्वत की महिमा का गुणगान कर रहे हों। गिरि का गौरव गाकर झरझर, गिरि का गौरव गाकर झरझर, मद में नस नस उत्तेजित कर। तो कहा है कि वो ऐसा लगता है कि जैसे वो झरने नहीं हैं, बल्कि क्या हैं, वो पहाड़ों का गुणगान कर रहे हैं, पर्वत की महिमा का गान कर रहे हों। इनका जो पानी जो झरने का गिरता है, झाग जो दिखाई देता है, वो लगता है जैसे मोती की लड़ियाँ हों। तो गिरि का जब गौरव यानी जो झरने गिरते हैं, जब पर्वत की यश गान का बखान कर रहे हैं, तो लगता है कवि को कि सारे नस नस को उत्तेजित कर देते हैं, मतवाला कर देते हैं। वहाँ का जो सौंदर्य है, जिसे देखकर व्यक्ति जो है मतवाला हो जाता है, यही उन्होंने कहा। फिर कहा मोती की लड़ियों से सुंदर, झरते हैं झाग भरे निर्झर। तो अंत में कहा उसने यहाँ पर कि मोती की लड़ियों से सुंदर, इनका जो झाग भरी मोती की लड़ियाँ दिखाई पड़ी, यानी जो पानी है श्वेत एकदम ऊंचाई से जब गिरता है तो उसकी जो बूंदें हैं इधर उधर बिखरती हैं, तो कैसा लगता है जैसे वो मोती की लड़ियाँ हों, सुंदर सुंदर लड़ियाँ हों, और झरनों के ऊपर से गिर रही हों। तो झरनों के गिरने से जो स्वर सुनाई पड़ता है, वो स्वर जो कल कल का स्वर झरने के गिरने का होता है, वो कवि कहता है कि क्या करता है, मन को उत्तेजना भर देता, मन में एक उत्तेजना ला देता है, नस नस में एक उत्तेजना भर देता है। और झरते हैं झाग भरे निर्झर, और ये झरने जो हैं झाग से भरे हुए, निर्झर मतलब ही झरना होता है, तो झाग से भरे हुए सुंदर जो झरने होते हैं, वो मनुष्य के अंदर एक उत्साह, एक उमंग भर देते हैं। तो कवि ने यहाँ पर पर्वतीय सौंदर्य का जो वर्णन किया है, उसी का स्वरूप यहाँ पर दिखाया गया है, उसी का वर्णन यहाँ पर कवि ने किया है। तो मैं आगे की पंक्तियाँ पढ़ती हूँ। गिरिवर के उर से उठ उठ कर, उच्च आकांक्षाओं से तरवर। फिर देखिए कहा कि पहाड़ों पर एक लंबे लंबे वृक्ष उगे हुए दिखाई पड़ते हैं। जब कभी आप पहाड़ों की ओर कभी गए होंगे तो आपने स्वयं देखा होगा कि पहाड़ों पर जब जो बड़े बड़े वृक्ष होते हैं, जो उसके पहाड़ों के ऊपर उगे रहते हैं, ऐसा लगता है कि पर्वत के हृदय से उगने वाले ये पेड़ जो हैं, मनुष्य के मन में उठने वाली बड़ी ऊंची ऊंची इच्छाएं हैं, महत्वाकांक्षाएं हैं, ऐसा लगता है। गिरिवर के उर से उठ उठ कर, यानी गिरिवर पहाड़, उर मतलब हृदय, तो पहाड़ों के हृदय पर से ये जो ऊंचे ऊंचे वृक्ष फैले हुए दिखाई पड़ रहे हैं, कवि कहता है कि ये वृक्ष तो वृक्ष हैं, लेकिन वृक्ष लगते नहीं हैं। लगता क्या है, जैसे मनुष्य की बड़ी ऊंची ऊंची इच्छाएं हों, महत्वाकांक्षाएं हों, वो महत्वाकांक्षाओं के समान सुंदर दिखाई पड़ते हैं। फिर कहते हैं है झांक रहे नीरो नभ पर, और ये क्या करते हैं, ये झांक रहे, देख रहे। झांकना कह के मानवीकरण किया है। झांकने का कार्य मनुष्य की प्रक्रिया के अंतर आता है, मनुष्य का क्रियाकलाप माना जाता है। तो कहें झांक रहे नीरो नभ पर, ये वृक्ष जो हैं बड़े शांत होकर, अपलक निश्चित भाव से, अनिमेष मतलब बिना पलक गिराए, अपलक बिल्कुल मौन होकर के, मानो किसी चिंता में डूबे हैं और उस चिंता का समाधान खोजने के लिए चिंतातुर होकर के झांक रहे हैं। तो गिरिवर, फिर से मैं इसको दोहरा देती हूँ, गिरिवर के उर से उठ उठ कर, पहाड़ों के हृदय पे जो ऊंचे ऊंचे वृक्ष हैं निकले हुए, वो ऐसे लगते हैं कि वो वृक्ष नहीं हैं, बल्कि मनुष्यों की ऊंची ऊंची इच्छाएं हैं, महत्वाकांक्षाएं हैं झांक रहे नीरो नभ पर। और इतने ऊंचे वृक्ष हैं कि वे क्या करते हैं, झांक रहे हैं, देख रहे हैं किसको, नीरो, नीरो मतलब शांत, नभ मतलब आकाश, शांत आकाश को कैसे देख रहे हैं, अनिमेष, बिल्कुल अपलक, बिल्कुल स्थिर होकर, अटल। लेकिन देखते समय ऐसा लगता है जैसे वे
कुछ चिंता में मग्न हो। तो कवि ने यहाँ पर पर्वतों के उस सौंदर्य का वर्णन किया है जहाँ पर ऊंची ऊंची पहाड़ियों के ऊपर एक लंबे लंबे ऊंचे ऊंचे वृक्ष हैं, और वो वृक्ष कैसे लगते हैं, जैसे मनुष्यों की ऊंची ऊंची इच्छाएं हों, और वो शांत आकाश को देख रहे हैं, निहार रहे हैं, अपलक निहार रहे हैं, और ऐसा लगता है जैसे वे कुछ चिंतित हों। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको 2 पैराग्राफ पढ़ाया, पहला और दूसरा, और दोनों में कवि ने कितना सुंदर वर्णन किया है पर्वतीय क्षेत्र का, कि ऐसा लगता है जैसे पर्वत जो रहता है वो स्थिर हो गया है, उसे ऐसा लगता है कि सारा सौंदर्य समेट लिया है, जिसे देखते रहने के बाद भी ये नहीं लगता कि मन कहीं उकता रहा हो, ऊब रहा हो। तो इसका विशेष सौंदर्य क्या है मैं वो आपको बता दूं। तो विशेष सौंदर्य पे ध्यान दीजिएगा कि इस पैराग्राफ में भी पर्वतीय प्रदेश के क्षेत्र के जो झरने हैं, वृक्ष और झरने हैं, उनका सौंदर्य वर्णन किया गया है। पहाड़ी क्षेत्र के वृक्ष और झरनों का सौंदर्य वर्णन है। फिर है इसमें जो शब्दावली है, भाषा जो है बिल्कुल शुद्ध संस्कृत युक्त तत्सम शब्दावली है। तो ये मैंने आपको बता दिया। तत्सम शब्दावली मतलब होता है जो संस्कृत से शब्द आए रहते हैं। तो तत्सम शब्दों का प्रयोग युक्त एकदम खड़ी बोली है। गिरि का गौरव गवर्ण की आवृत्ति, झरते हैं झाग झवर्ण की आवृत्ति, उर से उठ उठ कर ऊ, नीरव नव पर नवर्ण की आवृत्ति, अनिमेष अटल आवर्ण की आवृत्ति के कारण इन सभी जगहों पर अनुप्रास अलंकार होगा। फिर झर झर नस नस उठ उठ कर, ये जो शब्द आए हैं ये पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है। पुनरुक्त प्रकाश का मतलब होता है कि एक शब्द को 2 बार बोला जाएगा और वो प्रभावी बनाने के लिए शब्द को कहा जाता है। शब्द को प्रभावी बनाने के लिए यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो और एक पंक्ति आई है, मोती की लड़ियों से सुंदर, मोती की लड़ियों सी सुंदर, तो सी शब्द आ गया है देखिए, यानी यहाँ पर उपमा है, उपमा की जा रही है। झरते हैं झाग में झवर्ण की आवृत्ति है तो अनुप्रास हो गया। उठ उठ कर में मैंने बता ही दिया आपको। तो ये सारे जो शब्द हैं, उच्च आकांक्षाओं से तरवर, तो ये 2 लाइन में तो उपमा दिख रही है, ध्यान से देख लीजिए। उच्च आकांक्षाओं से तरवर में उपमा, और मोती की लड़ियों सी सुंदर, तो दोनों में उपमा हो गया। तो यहाँ पर उपमा अलंकार देखिए, इस छोटे से पैराग्राफ में कितना अलंकार है, कितना सौंदर्य है। कवि ने क्या क्या इसमें पिरो दिया है, सौंदर्य, अलंकार, प्राकृतिक सौंदर्य, तत्सम शब्दों की समावली का, शब्दावली का प्रवेश है। तो आप देखिए सौंदर्य की एकदम भरमार है। और पंत जी तो पर्वतीय प्रदेश का सौंदर्य, उन्हें कहा जाता है, पंत जो हैं प्रकृति के सुकुमार कवि। प्रायः प्रश्न पूछा जाता है कि पंत प्रकृति के सुकुमार कवि हैं, तो ये कहा जाता है। तो यहाँ पर ये भी दिखाया गया है। तो इस तरीके से झरने और वृक्षों का मानवीकरण कर दिया गया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये कविता का 2 अंश समझ में आ गया होगा, और मात्र एक अनुच्छेद शेष बचा है जिसे मैं लेकर अगले वीडियो में आपसे मिलूंगी, और अगले वीडियो में मैं उसे पढ़ाऊंगी। तब तक के लिए ये सारी चीज़ें आप पढ़िए। कविता के शेष बचे हुए भाग को लेकर मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में, और आपको इस शेष भाग को समझाकर मैं प्रश्नों के उत्तर भी कराऊंगी। तब तक आप पढ़ाए गए अंश को दोहराइए, ताकि कोई भी दिक्कत हो तो आपको ऑनलाइन सेशन जो आपका होता है उसमें आपको मदद मिलेगी। कुछ भी आप पूछ सकते हैं, तो आप इसे दोहरा लीजिए, और शेष भाग को लेकर मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।